हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय नैंसी। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसटेट के पर्पस से भी, और ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आता है। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। तो बीकॉम के लिए भी, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपके एसटेट के लिए या फिर पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम है जिस पे कॉमर्स आती है, वहाँ पे ये टॉपिक आएगा अकाउंट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के का मीनिंग है, देखो, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग पर आने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रो देना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि 11th-12th में आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता। ये टॉपिक बिल्कुल न्यू होता है। 11th-12th में ये टॉपिक नहीं आता, तो ये हर बच्चे के लिए एक नया टॉपिक होता है। तो ये हर बच्चे को ये टॉपिक नहीं आ रहा होता, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिस का क्लियर करना चाहती हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि ये सीधा ग्रेजुएशन लेवल पर आता है। 11th-12th में ये टॉपिक नहीं है, तो हर बच्चे के लिए ये टॉपिक नया होता है। ग्रेजुएशन के लिए भी ये टॉपिक नया होता है, और आप एसटेट का जो बच्चा होता है उसके लिए भी ये टॉपिक नया होता है। तो ये इसको हर बच्चा कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आप मान लीजिए कि क्या है, मेरी एक शॉप है, और मैं उस शॉप की क्या हूँ, ओनर हूँ। आई एम द ओनर ऑफ दिस शॉप। मेरी एक शॉप है। आप किस शॉप मेरी किसी भी चीज़ की मान सकते हैं। आप मेरी शॉप कपड़े की मान लीजिए, या फिर आप मेरी शॉप क्या मान लीजिए, मोबाइल फ़ोन की मान लीजिए, या आप मेरी शॉप किसी भी चीज़ की। हम सपोज कर लेते हैं कि मेरी मोबाइल की शॉप है। ठीक है, अब मेरी शॉप है मोबाइल की, उसमें मैंने रखे हैं 20,000 पीसेस जो मुझे सेल करने हैं। ठीक है, मुझे सेल करने हैं 20,000 पीसेस। मेरी एक शॉप की ना एक लिमिटेशन है कि मैं अपने शॉप में 20,000 ही पीस रख सकती हूँ। हालांकि जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, वो मेरी ज़्यादा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी आप समझते होंगे कि जो मेरी उत्पादन क्षमता है ना, वो मेरी ज़्यादा है, यानी कि मैं बना सकती हूँ 50,000 तक भी। बट मेरी शॉप की लिमिटेशन क्या है कि मैं उसमें रख सकती हूँ ओनली 20,000 पीसीज ही, यानी कि मैं 20,000 पीस ही सेल कर सकती हूँ। तो अब मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 है, लेकिन मैं सेल कर सकती हूँ ओनली 20,000। और एक मैं ये भी चाहती हूँ, आप मान लीजिए मेरा जो ये बिज़नेस है, मेरी जो ये शॉप है, ये है मुंबई में, यानी कि बॉम्बे में है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी मुंबई में बहुत अच्छी खासी शॉप चल रही है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं और भी अपने बिज़नेस को और भी एक्स्ट्रा ग्रो कराऊँ, यानी कि मैं और भी जगह पे क्या करूँ, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करूँ। मतलब कि मेरी जो फ़ोन है वो और भी कहीं जाके सेल हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि वो हरियाणा में भी सेल हो, मैं चाहती हूँ कि वो पंजाब में भी सेल हो, और मैं चाहती हूँ कि वो दिल्ली में भी सेल हो। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि वो 2-3 जगह और भी सेल हो। अपने बिज़नेस को मैं बड़ा करना चाहती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे अगर ऐसा है तो मैम हम ऐसा कर लेते हैं कि ब्रांच ओपन कर लेते हैं। तो गुड आइडिया कि हम ब्रांच ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रांच ओपन करते हैं तो क्या होगा, हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, हमें वहाँ जाके शॉप खरीदनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी या जो भी। तो हम और वहाँ पे देखो, आप सीधी सी बात है, अगर बहुत जगह हम बिज़नेस को करेंगे तो हम ब्रांच करेंगे तो क्या होगा कि हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, और कॉस्टिंग ज़्यादा हमें लेनी नहीं है, कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। कॉस्टिंग मेरे पास है नहीं इतनी, क्योंकि हमें एक बात का भी ध्यान रख के चलना है कि आई हैव नो कैपिटल, कि मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि मैं ब्रांच ओपन कर सकूं। मुझे अपने बिज़नेस को भी बड़ा करना है और मेरे पास इतनी कैपिटल भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब मैं अकेली मुंबई में भी सेल करूंगी, हरियाणा में तो मैं जा नहीं सकती सेल करने, क्योंकि मैं मुंबई में सेल कर रही हूँ। अब मैं अकेली पंजाब में, दिल्ली में, इन सब जगहों पे मैं अकेली ओनर कैसे जा सकता है एक ओनर। आप ही बताओ कि क्या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई हर जगह मैं फ़ोन सेल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ब्रांच हम ओपन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमारा बिज़नेस भी बड़ा हो जाए और क्या हो, हमारी कॉस्टिंग भी ज़्यादा ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, एजेंट हायर कर लेती हूँ।
मैं एक एजेंट हायर कर लेती हूँ और उस एजेंट को मैं बोल देती हूँ कि जो मेरा बिज़नेस है वो मुंबई में बहुत अच्छा चल रहा है, बॉम्बे में, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस बिज़नेस को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में अपने फ़ोन को सेल करूँ। अब एजेंट कहेगा ओके मैम, मैं आपका जो है बाकी मतलब अदर सिटीज़ में क्या करता हूँ, आपको मोबाइल सेल कर सकता हूँ, कर दूँगा मैं, बट मेरे को बदले में क्या मिलेगा? अब हम एजेंट को बदले में क्या देंगे? एजेंट को हम देंगे कमीशन। एजेंट को हम देंगे कमीशन। ध्यान रखना, ये बिल्कुल की पॉइंट्स हैं, यही आपकी मीनिंग में काम आएंगे। एजेंट, कमीशन, ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो ध्यान रखना कि मैंने एक एजेंट हायर किया और मैं उसको सैलरी नहीं दे रही, मैं उसको कमीशन दे रही हूँ। मैंने उसको सैलरी पे नहीं रखा, मैंने उसको कि वो जितने पीसेस सेल करेगा उतना उसको कमीशन मिलेगा, मैंने उसको कमीशन पर रखा। अब कमीशन का जो परसेंटेज होगा वो दोनों पार्टीज़ मिलकर डिसाइड करेंगी, यानी कि ओनर और जो एजेंट है वो दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे आपस में, वही परसेंटेज रख दिया जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि एजेंट हायर किया, उसको हमने कमीशन पर रखा है, ना कि हमने उसको सैलरी पर रखा है। तो अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ ना, कि मैंने एक एजेंट हायर किया, उसको कमीशन पर रखा, इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट, जो कि बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता कि मैम कंसाइनमेंट वर्ड क्या है, ये कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं, क्योंकि आप लोगों का बेस तो बना नहीं होता, 11th-12th में टॉपिक नहीं आया होता, इसीलिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ते। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं, उन्हें कभी समझ में ही नहीं आ पाता, कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, और ये कंसाइनमेंट क्या है, ये नया वर्ड क्या है। तो ये जो सारा प्रोसेस हमने किया, इसी को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। समझ गए आप? और यहाँ पे एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना, कि मैंने एजेंट वर्ड यूज़ किया, ऑनर वर्ड यूज़ किया। ऑनर को ऑनर ना बोलकर यहाँ पर हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ऑनर को ऑनर ना बोलकर यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन क्रिएट हुआ? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्रिएट हुआ। प्रिंसिपल का एंड एजेंट का रिलेशन क्रिएट हुआ, ना कि बायर और सेलर का। बायर और सेलर का रिलेशन नहीं है यहाँ कौन सा रिलेशन है? यहाँ पर रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट का। अब क्या होगा कि देखो, अगर सीधी सी बात है, मैं एजेंट को बोलूँगी कि आप क्या करना, मेरा जो फ़ोन है वो हरियाणा में भी सेल करना है आपको, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है मैं कर दूँगा, बट उसके लिए कुछ हमारे एक्सपेंस भी होंगे, कुछ हमारा खर्चा भी होगा। और वो खर्चा किस चीज़ का होगा मैम? देखो, खर्चा तो होगा, कॉस्ट आएगी, जो आप गुड्स बेचोगे उसकी कॉस्ट भी तो होगी। अगर यहाँ 20,000 पीसेस थे, अब मुझे एजेंट को 100 पीसेस मैं हरियाणा के लिए दूंगी, 100 मैं पंजाब के लिए, 100 दिल्ली के लिए, तो उस मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट आएगी। साथ में आप देखो उसका इंश्योरेंस भी होगा, तो ये भी हमारा एक एक्सपेंस है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का भी लगेगा, क्योंकि इतनी दूर मार जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी होगा, और पैकेजिंग का खर्चा भी होगा। अब देखो, मोबाइल जाएगा तो हम ऐसा तो है नहीं कि सीधा बॉक्स का बॉक्स उसको हैंड ओवर कर देंगे। बॉक्स पे पैकिंग होगी बहुत अच्छी, ताकि अंदर कोई भी नुकसान ना हो, मोबाइल सेफली पहुंच जाए। तो ये जो सारे खर्चे होंगे मैम, ये कौन बियर करेगा? ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा अपना ओनर। यानी कि यहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? ओनर बियर करेगा। समझ गए? अब खर्चा ये तो किसका हुआ? कंसाइनर का। अब कुछ खर्चे होंगे, किसके होंगे? कंसाइनी के भी कुछ खर्चे होंगे। अब कंसाइनी के क्या खर्चे होंगे? कंसाइनर के खर्चे तो हमने पढ़ लिए, कंसाइनी के खर्चे क्या होंगे? कंसाइनी के पास माल पहुंचेगा तो क्या होगा? उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा अपना माल, स्टोर तो करेगा ना कहीं माल, तो उसको वो गोडाउन में रखना पड़ेगा, या फिर उस माल को वो अनलोड कराएगा, अनलोडिंग भी करानी पड़ेगी, यानी कि उसके जो भी खर्चे होंगे, अब वो कौन बियर करेगा? वो भी कौन बियर करेगा? ओनर बियर करेगा। तो जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो कंसाइनर के हों चाहे वो कंसाइनी के हो, वो कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा। अब आप बोलोगे मैम ये कंसाइनर कंसाइनी क्या चल रहा है? तो ओनर को हम बोलते हैं कंसाइनर, ओनर को हम बोलते हैं कंसाइनर, और जो एजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनी।
आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओनर, कंसाइनर, साउंड आ रही है ओनर की और कंसाइनर की, और नेक्स्ट जो बच गया फिर वो एजेंट, उसको हम बोलेंगे कंसाइनी। अब आप समझ गए होंगे 3 वर्ड, एक तो कंसाइनमेंट जो मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया, दैट इज़ कंसाइनमेंट, और जो ओनर होता है कंसाइनर, और एजेंट होता है कंसाइनी। आई होप आप अब कंसाइनर और कंसाइनी में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब कुछ खर्चे मैंने जो आपको बताए कि कॉस्ट आएगी गुड्स की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारे कंसाइनर के खर्चे होते हैं, यानी कि ओनर के खर्चे होते हैं, ये खुद ओनर पे करेगा। और जो हमारे एजेंट के खर्चे होंगे वो भी ओनर पे करेगा। यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट में ये होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे 3 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन होगा, एक कंसाइनर अकाउंट मेंटेन होगा, और एक कंसाइनी अकाउंट मेंटेन होगा। कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और कंसाइनमेंट, 3 टाइप्स के हमारे अकाउंट इसमें मेंटेन हो गए। वो मैं आपको आगे बताऊंगी अकाउंट्स। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। एन अकाउंट फॉर गुड्स दैट इज सेंट टू ए पर्सन और कंपनी दैट इज़ नॉट द ओनर, वो ओनर नहीं है, बट इज़ रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेलिंग दैम, सेल करने में। जो अपन ने क्या किया स्टार्टिंग से कि गुड्स हमने क्या किया, सेंड कर दिया, एक पर्सन को सेंड किया या फिर एक कंपनी को सेंड किया। वो उसका ओनर नहीं है उन गुड्स का, बट वो रिस्पॉन्सिबल है, पूरा जिम्मेदार है कि वो सेलिंग करेगा उनको और रिटर्न करेगा ओनर को। मतलब कि अगर कुछ माल, जैसे मैंने उसको 100 पीसेस दिए मोबाइल फ़ोन के, अब उसमें से सारे के सारे तो ज़रूरी नहीं है कि बिकेंगे, तो 10 पीस बचेंगे, 20, 30, 40 जो भी बचेंगे वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ओनर को। अगर इफ़ दे आर नॉट सोल्ड, अगर उनमें से कोई माल सेल नहीं हुआ तो वो क्या कर देगा, उन पीसेस को ओनर को वापस कर देगा। द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट आर चार्ज टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। जो ये वैल्यू होगी जो उसने गुड्स सेंड किए हैं कंसाइनमेंट, मतलब कि जो भी उसने गुड्स सेंड किए हैं उसका जो चार्ज होगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा, नोट होगा। ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आप कॉस्ट प्राइस पर दे रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन को, एक आप दे रहे हो इनवॉइस पे। अब ये क्या होता है मैम, मान लीजिए मेरी कॉस्ट है 10,000 मोबाइल की, अगर मैं उसको कॉस्ट प्राइस पर दे रही हूँ तो उसको हम बोलेंगे मैं 10,000 का ही मोबाइल और 10,000 में ही एजेंट को दे रही हूँ कि मेरा 10,000 का है, उस पर आप देख लेना कि कितना प्रॉफिट लोगे और कैसे उसको सेल करोगे। तो वो तो मैंने उसको दिया कॉस्ट प्राइस पे। बट मैंने अगर उसको बोला कि 10,000 का मोबाइल और उसमें मैंने इसको दिया 12,000 का, तो वो होगा इनवॉइस। ठीक है, ये 2 वर्ड आप ध्यान रखना। अब चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट ये कैसा होता है। देखो ये होता है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मैंने बनाया कंसाइनमेंट टू कपिल गारमेंट्स के नाम से अकाउंट है। तो ये होता है हमारा डेबिट साइड और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स हमने सेंड किए हैं किसको, कंसाइनमेंट को। हमने 5 लाख के गुड्स सेंड कर दिए कंसाइनमेंट। ठीक है, अब उस पर एक्सपेंसेस आ गए 750, कैरेज का खर्चा आ गया, गोडाउन का रेंट आ गया, कमीशन आ गया। ठीक है, कमीशन यानी कि कपिल गारमेंट्स का ही कमीशन आ गया। तो ये जो हमारा कपिल है ये कौन है, कंसाइनी है, ध्यान रखना आप। कंसाइनमेंट दिया है कंसाइनी को यानी कि कपिल गारमेंट्स को, ये सारा खर्चा है। और ये सारा क्या है, गुड्स का गुड्स सेंड किए हैं 5 लाख के और 750 इस पे कैश एक्सपेंसेस आए हैं। फिर भी हमारा प्रॉफिट हो गया इतना, तो वो हमारा प्रॉफिट यहाँ लिखा जाएगा। प्रॉफिट या फिर लॉस हमें जो भी होता है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो इस टाइप से आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कंसाइनमेंट अकाउंट का, आगे इसको हम और भी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताओगे इसका नेचर क्या होता है, यानी कि आप पढ़ के आए होगे 11th 12th में बहुत अच्छे से 3 गोल्डन रूल्स आप पढ़ के आए होगे। और अगर आप नहीं पढ़ कर आए तो मेरी एक वीडियो में देख लेना कि 3 टाइप्स के रूल होते हैं, एक पर्सनल, एक नॉमिनल, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। ठीक है, तो अब इसका नेचर कैसा होता है मैम, तो हमारे कंसाइनमेंट जो अकाउंट होता है इसका नेचर होता है नॉमिनल। जहाँ भी एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना, इनके रूल्स आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं। नॉमिनल का अकाउंट है ये, और नॉमिनल अकाउंट का एक बात आप ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें किसी अकाउंट में शो हो रहा है, निकल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं तो हमारा नॉमिनल अकाउंट ही होता है। और इसका एक ये रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेस
एंड लॉसेस। बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए होगे 11th एंड 12th में, क्योंकि इन रूल्स के बिना आपको पता है कि आप कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी कि जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंड ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, और जितनी भी आपको इनकम और गेन होंगी वो क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। तो ये इस अकाउंट का रूल होता है। और नेचर इस अकाउंट का क्या होता है, नॉमिनल होता है, ठीक है। और भी जॉइंट वेंचर एक अकाउंट होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो जॉइंट वेंचर का जो नेचर होता है वो भी नॉमिनल होता है। ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम एक, जैसे आप आइडिया आ रहा था कि हम ब्रांच खोल लेते हैं, तो वो ब्रांच अकाउंटिंग का नेचर भी क्या होता है, नॉमिनल होता है, ठीक है। या फिर हम एक वर्ड और आता है डिपार्टमेंट अकाउंट भी पढ़ेंगे, उसका नेचर भी क्या होता है, नॉमिनल होता है। तो आप ये ध्यान रखना, जॉइंट वेंचर, ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंट अकाउंट और हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो हम अब पढ़ रहे हैं, उसका नेचर कैसा होता है, नॉमिनल होता है। अब कंसाइनमेंट बताया मैंने आपको, मेंटेन्स 3 अकाउंट्स। कंसाइनमेंट क्या करते हैं, 3 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एक तो कंसाइनमेंट आउटवर्ड अकाउंट होता है, और एक कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट होता है, और एक हमारा होता है कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कंसाइनमेंट आउटवर्ड अकाउंट। अब ये क्या होता है, दिस अकाउंट ट्रैक्स द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये वो अकाउंट होता है जिसमें हमने क्या किए, गुड्स सेंड किए कंसाइनमेंट को, मतलब कि हमने जो एग्रीमेंट किया, जो हमने गुड्स सेंड किए, वो सारे लिखे जाते हैं इस अकाउंट में। उसमें इंक्लूड होती है उसकी कॉस्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मैंने आपको बताया था। अगर 5 लाख का कोई भी माल है, अगर हम 50 पीसेस लेते हैं फ़ोन के, तो उसकी कॉस्ट होगी जो भी, और जो एक्सपेंसेस होंगे, जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए थे, कौन से एक्सपेंसेस थे वो, यानी कि इंश्योरेंस का, ट्रांसफ़र का, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये कंसाइनमेंट आउटवर्ड अकाउंट में होते हैं। अब आपको पता है कि मैंने अगर 100 पीसेस दिए होंगे फ़ोन के, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि 100 पीसेस सेल हुए होंगे। तो 100 पीसेस सेल नहीं हुए होंगे, तो कुछ पीसेस बच गए होंगे। तो जो पीसेस बच गए और जो पीसेस वापस आएंगे वो रिकॉर्ड होंगे कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट में। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स द अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स अनसोल्ड रह गया, मतलब कि जो नहीं बिका और रिटर्न कर दिया बाय द कंसाइनी, कंसाइनी ने एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट पीरियड, जो कंसाइनमेंट पीरियड था उसके एंड में कंसाइनी ने उस गुड्स को वापस कर दिया कि भाई सर, ऑनर को बोला कि कंसाइनमेंट को बोला कि भाई मेरा जो कंसाइनर को बोला कि सर मेरा इतना, आपका इतना ही माल मुझसे सेल हुआ है, तो अब आप ये पीसेस बचे हैं ये वापस ले लीजिए। ये इसमें आते हैं कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट। थर्ड होता है कंसाइनी अकाउंट। दिस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजेक्शन विद द कंसाइनी। इस अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना कंसाइनी के साथ, वो रिकॉर्ड की जाती है। जैसे हमने कंसाइनी को एडवांस पे कर दिया, पहले से ही कमीशन एडवांस पे कर दिया, सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड एंड कमीशन अर्न, जो भी कमीशन अर्न हुआ, ये सारा मतलब कंसाइनी का अकाउंट होता है। अब पार्टीज़ कौन सी होती है, इसमें 2 पार्टीज़ होती है, मैंने आपको पढ़ाई दी, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर ओनर होता है, कंसाइनर ओनर, और ओनर को हम ओनर ना बोल के प्रिंसिपल बोलते हैं। कंसाइनी एजेंट होता है। तो कंसाइनर कौन होता है, दिस इज़ द पार्टी दैट सेंड्स द गुड्स, जो गुड्स को क्या करती है, सेंड करती है। ही इज़ द एक्चुअल ओनर, वो ही होता है एक्चुअल ओनर गुड्स का। कंसाइनी, दिस इज़ द पार्टी, ये पार्टी होती है जो रिसीव करती है गुड्स को। ही डज नॉट ओन द गुड्स बट जस्ट कीप कंट्रोल ओवर देम, इसका गुड्स नहीं होता बट इसका कंट्रोल होता है उस गुड्स पे। अब आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसीजर क्या होता है मैम कंसाइनमेंट अकाउंट का, हम कैसे कंसाइनमेंट कर सकते हैं, मतलब हम कैसे ये जो कंसाइनर कंसाइनी है इनकी ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होता है, ये कैसे शुरू होता है। तो हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप होता है consignment happens when the consigner and consignee enter into an agreement। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, या फिर इसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कंसाइनमेंट होगा, ठीक है। तो द कंसाइनी एग्री टू एक्सेप्ट पोजेशन। कंसाइनी आप जानते हैं कौन है, एजेंट है,
बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि मैम बार बार कंसाइनमेंट आ रहा है, बार बार कंसाइनर आ रहा है, बार बार कंसाइनी आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से आप मीनिंग को क्लियर करना। कंसाइनर हमारा ओनर होता है, कंसाइनी हमारा एजेंट होता है, और कंसाइनमेंट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बिल्ड होता है उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और इसके हिंदी में जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, तो इसीलिए मैं इसका हिंदी नहीं बता रही। मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और इसमें बाकी मतलब आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश का मिक्स मिलेगा, मैं हिंदी में समझा रही हूँ, बट जो ये कुछ कीवर्ड्स हैं इनको अगर आप इंग्लिश में ही ध्यान रखेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है इस कंसाइनमेंट का, कि वहन द कंसाइनर और कंसाइनी एंटर करते हैं एक एग्रीमेंट में, इसी एग्रीमेंट को हम कंसाइनमेंट भी बोल सकते हैं। तो जो कंसाइनी होता है यानी कि जो एजेंट होता है वह एग्री हो जाता है किस बात के लिए? टू एक्सेप्ट करने के लिए पोजेशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स का वो पोजेशन ले लेगा, मतलब कि उस पर गुड्स का वो गुड्स का अधिकार अपने ऊपर ले लेगा। फ्रॉम कंसाइनर से, वो कंसाइनर से गुड्स को ले लेगा। दे एग्री अपॉन टर्म्स ऑफ देयर एग्रीमेंट, उनकी जो टर्म्स होंगी वो एग्रीमेंट में होंगी। एंड द कमीशन पेबल इन दिस स्टेप, और कमीशन भी इसी स्टेप में हम दे देंगे। नेक्स्ट फिर क्या होगा? द कंसाइनर हैंड ओवर पोजेशन। अब देखो कमीशन का डिसाइड हो गया, टर्म्स डिसाइड हो गई एग्रीमेंट की, और कंसाइनी भी हमारा एग्री हो गया। तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब कंसाइनर की बारी है। कंसाइनर क्या करेगा? हैंड ओवर कर देगा, मतलब कि जो उसका पोजेशन होगा, पहले माल किसका था? कंसाइनर का, कंसाइनर का ही रहे। एक बात आप इसमें और भी ध्यान रखना, माल एंड तक कंसाइनर का रहेगा। जब तक माल सेल नहीं हो जाता तब तक माल कंसाइनर का ही है, कंसाइनी का माल नहीं है। तो कंसाइनर क्या कर देगा? हैंड ओवर कर देगा पोजेशन को, पोजेशन ऑफ गुड्स को, किसको? कंसाइनी को। कंसाइनर अपना माल किसको दे देगा? कंसाइनी को दे देगा। सिर्फ वो पोजेशन देगा, ये बात आप यहाँ बिल्कुल नोट कर लेना कि वो सिर्फ पोजेशन देगा, ओनरशिप नहीं। ओनर खुद कंसाइनर ही है, ओनरशिप यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो रही, यहाँ पे पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है या पोजेशन ट्रांसफ़र होता है। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, यहाँ पे पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो वो क्या कर देगा? हैंड ओवर कर देगा पोजेशन ऑफ गुड्स टू द कंसाइनी को, अलॉन्ग विद ए परफॉर्मा इनवॉइस। मैंने आपको पढ़ाया था कि 10,000 का जो फ़ोन है वो 12,000 में अगर जा रहा है, दे रहे हैं हम कंसाइनी को, तो एक परफॉर्मा इनवॉइस बोला जाएगा। और जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है, दिस डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स डिटेल्ड, इस डॉक्यूमेंट्स में डिटेल होती है अबाउट द गुड्स ट्रांसफर्ड की, जो भी गुड्स ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसकी सारी डिटेल होती है। नोट दैट द कंसाइनर ट्रांसफ़र ओनली पोजेशन, मैंने जो आपको बताया कि नोट कर लेना कि सिर्फ जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो पोजेशन का हो रहा है, पोजेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, नॉट ओनरशिप ओवर देम। ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हो रही, ट्रांसफ़र क्या हो रहा है? पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है ओनली। फिर क्या होगा? फर्दर कंसाइनी नाउ अंडरटेक्स द ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑफ दिस गुड्स, वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कराएगा गुड्स को, कंसाइनी यानी कि जो हमारा एजेंट है, और क्या कर लेगा? सेल ऑफ दिस गुड्स, और इस गुड्स को सेल करेगा अंडर हिज कस्टडी, और अपनी कस्टडी में रख लेगा। जनरली ही इज पोज्ड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, वो क्या करेगा? सारे एक्सपेंसेस को बियर करेगा ऑफ दिस। ही रिकवर ऑल दिस एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंसाइनर लेटर, और बाद में वो जो ये सारे एक्सपेंसेस है वो कंसाइनर से रिकवर कर लेगा। मैंने आपको मीनिंग में ही क्लियर कर दिया था कि कंसाइनर ही पे करेगा, चाहे वो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो चाहे वो कंसाइनी के एक्सपेंसेस हो, लेकिन बियर कौन करेगा? कंसाइनर ही करेगा। ठीक है। तो द पार्टीज हाउएवर आर फ्री टू चेंज टर्म्स रिगार्डिंग एक्सपेंसेस इफ दे वांट। पार्टीज क्या कर सकती है? दोनों पार्टीज, कंसाइनर और कंसाइनी, क्या है? फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, वो अपनी टर्म्स को चेंज कर सकती हैं रिगार्डिंग एक्सपेंसेस के, इफ़ दे वांट, अगर वो करना चाहती हैं तो वो अपनी टर्म्स कंडीशन जो भी उनकी फाइनल हुई थी उसमें चेंजेस कर सकती हैं अपने एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। अगर वो एग्री नहीं है तो मतलब उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्कस कर सकती है, वो बिल्कुल फ्री है इस चीज़ में। अब हम आगे पढ़ेंगे। मैम आपने बताया कि बायर और सेलर का रिलेशन नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल बायर और सेलर का रिलेशन नहीं होता, बट कुछ कुछ कंसाइनी जो है ना सेलर की तरह लग रहा है। तो आप मुझे इसमें आपका एक टॉपिक आता है, डिफरेंस आता है कंसाइनमेंट एंड सेल के लिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर ये वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि डिफरेंस बताओ कंसाइनमेंट और सेल में। तो ये क्वेश्चन आता है कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है। देखिए हम पढ़ते हैं। कंसाइनमेंट क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर अंटिल द कंसाइनी सेल्स देम टू ए थर्ड पार्टी। जो ओनरशिप होती है गुड्स की वो ट्रांसफ़र नहीं होती, मैंने आपको बताया, क्योंकि कंसाइनर और कंसाइनी के थर्ड पार्टी जब आएगी, यानी कि कंसाइनर गुड्स देता है कंसाइनी को, लेकिन कंसाइनी सेल्स देम, उनको सेल करता है किसी थर्ड पार्टी को, तो ओनरशिप तब ट्रांसफ़र होती है जब वो किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। यानी कि इसमें तीन पर्सन होंगे इसमें। एक तो हमारा होगा ओनर, ओनर किसको देगा, एजेंट को, एजेंट आगे किसको सेल करेगा, किसी थर्ड पार्टी को। इसमें होंगे हमारे तीन पर्सन, ये ध्यान रखना कंसाइनमेंट में। अब सेल में क्या होता है, अब मैंने कोई माल किसी को बेचा, उसको बेच दिया, बस किसी भी कस्टमर को बेचा तो मैंने बेच दिया। तो इसमें दो ही पर्सन होते हैं, एक तो खरीदने वाला और एक बेचने वाला, यानी कि एक बायर और एक सेलर। ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर टू द सेलर इमीडिएटली। इसमें इमीडिएटली तुरंत की तुरंत जो होती है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन इसमें रिमेन रह जाती है अभी भी। ये तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी जब किसी थर्ड पार्टी के पास हमारा मोबाइल फ़ोन या फिर हमारा कोई भी माल है वो पहुंच जाएगा। लेकिन सेल में क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप होती है जो गुड्स की वो ट्रांसफ़र हो जाती है बायर से सेलर को इमीडिएटली, तुरंत अपॉन सेल। जैसे ही हमने सेल किया हमारी ओनरशिप भी उसी टाइम ट्रांसफ़र, बट इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, मैंने आपको पढ़ाया इसमें पोजीशन ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है कंसाइनर एंड कंसाइनी हैव ए प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। मैंने आपको बताया कि ओनर को ओनर ना बोलकर यहाँ पर प्रिंसिपल बोला जाता है, और एक होता है एजेंट, ना कि सेलर होता है ये। तो यहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, और यहाँ पे रिलेशन होता है बायर एंड सेलर का। इनका रिलेशन होता है क्रेडिटर और डेटर का, यानी कि एक लेने वाला होता है पैसों को और एक देने वाला होता है। इसी तरीके से सामान भी, गुड्स भी, एक पर्सन देगा दूसरा पर्सन लेगा, इनके बीच में ऐसा रिलेशन होता है। नेक्स्ट है द कंसाइनी कैन रिटर्न ऑल अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर। मैंने आपको बताया कि मैंने 100 पीसेस दिए हैं फ़ोन के। अब जो इसमें से जो हमारा कंसाइनी होगा जितने सेल करेगा कर लेगा, और जो बच जाएंगे वो वापस किसको दे देगा, कंसाइनर को, यानी कि अपने ओनर को लाकर वापस दे देगा। तो जो कंसाइनी होता है वो रिटर्न कर सकता है अनसोल्ड गुड्स को, जो माल उसका बिका नहीं वो क्या कर सकता है, वो उसको वापस दे सकता है, किसको, कंसाइनर को। बट क्या सेल में ऐसा होता है, नहीं, सेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओनरशिप एक बार अगर ट्रांसफ़र हो गई तो क्या हो गई, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ पे रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी शॉप पर जाते हो तो क्या आपको वो रिटर्न करके पैसे दे देता है। आपने कोई भी सामान खरीदा, कोई बैग खरीदा, कोई शूज़ खरीदे, कोई कपड़े खरीदे, तो क्या आपको उसके बदले पैसे मिल जाते हैं, नहीं। आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सचेंज ऑफर होता है कि आप उसको एक्सचेंज करके ले सकते हो। आपने मतलब कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर आपको मिल जाएगा कि अगर आपको कोई सूट टाइट रह गया या फिर आपको कोई सूट फिट नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम आई सूट में, तो आपको एक्सचेंज करानी है, या फिर कोई भी चीज़ आपको एक्सचेंज करानी है तो एक्सचेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता जब तक कि सेलर ना चाहे। अगर सेलर एग्री है रिटर्न करने के लिए तो रिटर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर कंसाइनर एग्री है या नहीं है तो जो माल नहीं बिका कंसाइनी उसको वापस लाकर दे देगा, क्योंकि इनके बीच में ये पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका होता है। एंड एक डिफरेंस और हम पढ़ेंगे इसमें, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, यानी कि जो एक्सपेंसेस कंसाइनी करेगा आर बोर्न बाय, उसको कौन बोर्न करेगा, कंसाइनर बोर्न करेगा, अनलेस दे एग्री अदरवाइज। मतलब कि उनके बीच में ये पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका है कि जो भी कंसाइनी के जो भी खर्चे होंगे वो भी कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। बट सेल्स में ऐसा क्या होता है कि गुड्स वन सोल्ड, एक बार गुड्स सेल हो गया तो बिकम द बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। एंड द सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, अब सेलर उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी एक्सपेंसेस के लिए। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने कंसाइनर कंसाइनी का मीनिंग पढ़ा बहुत अच्छे से। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एंट्रीज करने में बहुत ईजी, बहुत मतलब आसानी रहेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे और कंटेंट्स के लिए प्लीज़ फॉलो माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।